Assalamualaikum everyone. I am Dr. Rabia and today is our first lecture of biochemistry. सबसे पहले हम देखेंगे कि बायोकेमिस्ट्री है क्या और उसके बाद हम सेल के बारे में पढ़ेंगे. बायोकेमिस्ट्री नाम से पता चल रहा है इज़ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ. बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री मीन केमिकल्स. ये वो साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो कि लिविंग सेल्स के अंदर होते हैं. ठीक है, यानी लिविंग सेल्स को हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर पढ़ेंगे कि सेल्स के अंदर कौन से बायो मॉलिक्यूल्स हैं, सेल के अंदर कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में रिएक्शन किस तरह से होता है, उस रिएक्शन को कैटालाइज कराने वाला एंजाइम कौन सा है, उस एंजाइम की एक्सप्रेशन और उसको रेगुलेट करने के या ओवरऑल रिएक्शन को एक्सप्रेस और रेगुलेट करने का क्या प्रोसेस होता है. यानी हमारी सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उसको हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जब स्टडी करते हैं तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं. लाइक मेटाबॉलिज्म हो गया, मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गए, लिपिड्स हो गए, या रेस्पिरेशन हो गया. ठीक है, उसको हम देखते हैं एट द मॉलिक्यूलर लेवल. अब ये क्या है, एक और डेफिनेशन है कि ये एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री है टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस एट सेलुलर और मॉलिक्यूलर लेवल. अगेन वही बात है कि ये हम क्या करते हैं कि केमिस्ट्री के जो लॉज हैं या रूल्स हैं उसको हम अप्लाई कर देते हैं ओवर द लाइफ, ज़िंदगी के ऊपर. नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंस. इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये हमारी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उस पे इम्पैक्ट करता है, यूज़ होती है. किस तरह से यूज़ होती है, क्लिनिकल डायग्नोसिस में यूज़ होगी. लाइक किसी एंजाइम का नॉर्मल से बढ़ जाना या किसी एंजाइम का नॉर्मल लेवल से कम हो जाना जो है वो हमें हेल्प आउट कर देगा टू मेक आर डायग्नोसिस. मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के अगर हमें पता हो कि एक बॉडी के अंदर केमिकल जो है वो उसकी केमिकल कंपोजिशन इस तरह की है तो हम उसको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर सकते हैं. सेम केस अब ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ में भी जो है वो बायोकेमिस्ट्री अपना रोल प्ले करती है और न्यूट्रिशन में भी करती है. और इसके अलावा ये हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल केमिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ बायोलॉजी. अब हम चलते हैं सेल के ऊपर. सेल जो है वो हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल जो है वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. यानी जो ओवरऑल इंडिविजुअल या बॉडी काम करती है उस सेल के लेवल पे ही होता है और सेल जैसा ही छोटा छोटा यूनिट मिलकर एक पूरा इंडिविजुअल बनाता है. ना सिर्फ स्ट्रक्चर बल्कि फंक्शन के लेवल पर भी सेल जो है वो या फंक्शन भी जो है वो सेल के लेवल पर ही हो रहा होता है. सेल दो तरह के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो हमारे पास सिंपलेस्ट सेल्स हैं. प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं, हमने भी बताया कि ये हमारे पास स्मॉलर साइज़ के सेल्स होंगे, सिंपलेस्ट सेल्स हैं. इनके अंदर मिनिमम इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, यानी इसके अंदर ऑर्गेनेलीज जो होंगे पर्टिकुलरली अबाउट मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज वो नहीं होंगे. इसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो मतलब न्यूक्लियस नहीं होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर. तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो एक साइटोप्लाज्म के अंदर ही जो होगा वो एम्बेडेड होगा या उसके ऊपर पड़ा हुआ होगा. इसका डीएनए जो कि एक जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होंगी. इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब हमें पता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम यूकैरियोट्स का है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन के ऊपर लगे हुए एंजाइम्स होते हैं वहाँ पे. तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होंगे और इसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें माइटोसिस या मियोसिस नहीं होंगे. ये सिंपल बाइनरी फिशन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस होंगे. अगर आप इसके एग्जांपल्स देखो तो इसमें बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया आ जाते हैं.
यूकैरियोटिक सेल्स जो है वो मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ सेल है. यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. अगेन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वही हैं कि ये हमारे पास एडवांस सेल्स हैं. इनके अंदर नंबर ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स जो होंगी वो ज़्यादा होंगी एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल. न्यूक्लियस होगा जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा. जेनेटिक मटेरियल में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन्स भी होंगी. रेस्पिरेशन के लिए एक अलग से पूरी ऑर्गेनली है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसकी इनर मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास सारा जो चेन है उसकी एंजाइम्स की वो लगी हुई है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगी वो माइटोसिस एंड मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू होगी. उसके साथ साथ हमारे पास प्लांट सेल के अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनली होती है जिसको आप क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं. वो क्लोरोप्लास्ट जो है एक तो ग्रीन कलर देता है उसको लीव्स को, और उसके साथ साथ प्लांट की हेल्प करता है, ये प्लांट सेल्स की हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट टू मेक देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. अब हम पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो साइज़ में स्मॉल होंगे. उनका साइज़ जो है वो रेंज करेगा फ्रॉम 1 to 10 माइक्रोमीटर, जबकि यूकैरियोटिक सेल जो होगा वो लार्जर होंगे और उनका साइज़ जो है वो वेरी करेगा 10 to 100 माइक्रोमीटर. जो प्रोकैरियोटिक सेल हैं उनके अगर आप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करो तो मोस्टली वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी पूरा इंडिविजुअल एक सेल पे कंसिस्ट किए हुए होते हैं. जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो मोस्टली मल्टी सेलुलर और जो सेल्स हैं या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उनमें देखी गई है. और वो जो सेल्स हैं ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जो हैं वो सब सेल्स एक जैसे नहीं होंगे. उन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में भी सेल की वैरायटी होगी. प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारे पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है और उसके मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं. जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर हमारे पास जो हम सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ते आ रहे हैं, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, वो होता है, प्रोटीन्स होती हैं और सेल वॉल हर किस्म के सेल के अंदर नहीं होती. यानी यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्लांट्स आते हैं, उन प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, लेकिन उसका भी डिफरेंस है सेल वॉल की कंपोजिशन का. प्रोकैरियोटिक सेल वॉल किसी और केमिकल से मिलकर बनी हुई है या किसी और कंपाउंड से मिलकर बनी हुई है, जबकि जो आपकी यूकैरियोटिक प्लांट सेल्स हैं उनकी जो सेल वॉल होगी वो किसी और केमिकल से मिलकर बनी हुई होगी. प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एरोबिक एनारोबिक दोनों तरह की रेस्पिरेशन जो है वो हो सकती है. कोई ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगी, कुछ ऐसे होंगे जिसमें एनारोबिक होगी, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो एरोबिक होते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर अगेन उसी तरह से न्यूक्लियस नहीं होता. उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है और उस स्पेशल एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं और इसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन्स जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं. ऑन द अदर हैंड यूकैरियोटिक सेल में प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसके डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं और न्यूक्लियस के अंदर एक और डेंस मटेरियल होता है जिसको आप न्यूक्लियोलस बोलते हो. प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई न्यूक्लियोलस नहीं होता. यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियोलस होता है. साइटोप्लाज्म कंटेन्स नो सेल ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं. राइबोसोम्स की अगर आप बात करो तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स के अंदर जो हैं उनका डिफरेंस इस तरह से कि एक तो उसका साइज डिफरेंस है, स्मॉलर होंगे राइबोसोम्स और वो फ्री होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर पड़े हुए राइबोसोम्स जो होंगे वो फ्री भी हो सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर या आपकी रेटिकुलर सिस्टम के साथ अटैच हुए हुए हो सकते हैं और उनका साइज़ जो है वो बड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल्स. माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर और उसके माइटोकॉन्ड्रिया की जो एंजाइमेटिक मशीनरी है वो मेम्ब्रेन के साथ जो है वो एसोसिएट हुई हुई होती है. ऑन द अदर हैंड अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करोगे तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया
प्रेजेंट होते हैं। ये अलग बात है कि उनका नंबर जो है वो वेरी कर सकता है, एक इंडिविजुअल के अंदर भी और एक इंडिविजुअल के डिफरेंट सेल्स के अंदर भी। गोल्जी अपरेटस की अगर आप बात करेंगे तो गोल्जी अपरेटस जो है, जो कि एक पैकिंग मशीनरी है सेल की, वो राइबोसोम्स के अंदर एब्सेंट होंगे, जबकि गोल्जी अपरेटस यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। अभी हम थोड़ी देर में आगे सेल के अंदर पाई जाने वाली सारी ऑर्गेनेलिस का स्ट्रक्चर और उसका कुछ फंक्शन जो है उसका ओवरव्यू ले लेंगे। लाइसोसोम्स की अगर आप बात करेंगे तो लाइसोसोम्स जो हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एब्सेंट होगा, जबकि लाइसोसोम जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और दे कंटेन द हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। सेल डिवीजन फिशन के थ्रू होगी, कोई माइटोसिस मियोसिस का फिनोमेना जो है, ये प्रोसेस जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होगा, जबकि सेल डिवीजन यूकैरियोट्स के अंदर माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू होगी। साइटोस्केलेटन राइबोसोम के अंदर एब्सेंट होगा। साइटो मीन सेल एंड स्केलेटन मीन ढांचा, यानी सेल के अंदर कुछ फाइब्रस स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, वो एब्सेंट होंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जबकि साइटोस्केलेटल जो है वो सारा सिस्टम, ट्यूबुलर सिस्टम जो है वो आपके यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। RNA and protein synthesis in the same compartment in case of prokaryotic cells, जबकि हमें पता है कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर RNA की सिंथेसिस न्यूक्लियोलस के अंदर होती है या न्यूक्लियस के अंदर होती है, जबकि प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होती है राइबोसोम्स के ऊपर। वो राइबोसोम्स या तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री पड़े हुए होंगे या रेटिकुलर सिस्टम के साथ अटैच होंगे। अगेन एग्जांपल्स पे चलते हैं। एग्जांपल हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल के जो एग्जांपल है वो बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया है, जबकि आपकी जो प्रोकैरियोटिक सेल की जो एग्जांपल है वो बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया है, और यूकैरियोटिक सेल की जो है वो फंजाई, प्लांट या एनिमल सेल्स वगैरह है। अब ये हमारी टोटल जो है वो एक इमेज बना हुआ डायग्राम है जिसमें उसने दिखाया हुआ है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, ये फ्लैजेला है जो कि उसको मूवमेंट में हेल्प करता है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, कैप्सूल है। कुछ बैक्टीरिया कैप्सूलेटेड होते हैं और कुछ नॉन कैप्सूलेटेड होते हैं, यानी उनके अराउंड कैप्सूल होती है या नहीं होती। न्यूक्लियाइड है। न्यूक्लियाइड हमारे पास सेल साइटोप्लाज्म का वो हिस्सा होता है जहाँ पे उनका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ होता है, ठीक है, यानी और आपको कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नज़र नहीं आ रही। साइज़ भी छोटा है एज़ कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। अब हम चलते हैं यूकैरियोटिक सेल के पास। यूकैरियोटिक सेल जो है वो हमारे पास पता है, ये हमें आउटर मेम्ब्रेन इसकी नज़र आ रही है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। अंदर देखें ये सेल किस तरह से भरा पड़ा है ऑर्गेनेलीज से, एंड मेजॉरिटी ऑफ दीज ऑर्गेनेलीज आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड या मेम्ब्रेन बाउंडेड, और कुछ ऐसे होंगे जो ए मेम्ब्रेनस होंगे स्ट्रक्चर्स या ऑर्गेनेलीज। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर सिस्टम है, ये लाइसोसोम्स पड़े हुए हैं कुछ, ठीक है। ये आपको ये जो फाइबर्स नज़र आ रहे हैं ये साइटोस्केलेटन है, ये आपका न्यूक्लियस है और उसके अंदर न्यूक्लियोलस है सारा, ये न्यूक्लियस है सारा। ये हो गया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। अब हम सेल के ऑर्गेनेलिस की बात कर लेते हैं। हमें पता है कि हम अभी पढ़कर आए हैं कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर बहुत सारे जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस थी वो उसका पार्ट बना रही थी। अब हम उन ऑर्गेनेलिस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम न्यूक्लियस को पढ़ते हैं। हमें न्यूक्लियस का पता है कि न्यूक्लियस जो है वो बॉस है सेल का, सारी सेल की एक्टिविटी जो है वो कंट्रोल करेगा थ्रू जीन्स, और आप कह सकते हैं या थ्रू एनी ऑफ द सिग्नल्स। The nucleus contains more than 95% of the cell's DNA. And control the center of the eukaryotic cell. अभी मैंने बताया बॉस ऑफ द हाउस है, ठीक है, सेल का जो है वो सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसके अंदर हमारे पास
इसके अराउंड अपनी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको आप न्यूक्लियर एनवेलप बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो वैसा ही है जैसे सेल मेम्ब्रेन का होता है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, फॉस्फोलिपिड से मिलकर बना हुआ होगा। और जैसे हम नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन का पढ़कर आते हैं, फॉस्फोलिपिड होगी, प्रोटीन होगी। लेकिन ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियर एनवेलप है, ये हाईली पोरस होता है, यानी इसके अंदर, इसकी मेम्ब्रेन के पास बहुत सारे पोर्स होंगे। उस पोर्स के होने का फ़ायदा क्या है कि ये आया भी है, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये अलाउ करते हैं ताकि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है सब्सटेंसेस की साइटोसोल से न्यूक्लियस के अंदर और न्यूक्लियस से साइटोसोल के अंदर वो हो सके। नेक्स्ट इज क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमेटिन मटेरियल हमारे पास वो जेनेटिक मटेरियल है जो कि एक इंडिविजुअल के कैरेक्टरिस्टिक्स को सेव किए हुए होता है। इसको हम क्रोमेटिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डार्कली स्टेन जो है वो होता है, कलर्ड जो है वो होता है या कलर ले लेता है अपने ऊपर। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस मटेरियल है, ये एक डेंस एरिया है, उसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं और ये वो साइट है जो आरएनए की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है। न्यूक्लियस के अंदर अपना उसका जेली लाइक मटेरियल होता है जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। ये न्यूक्लियोप्लाज्म लाइक द साइटोप्लाज्म अपने अंदर बहुत सारे एंजाइम्स और सब्सटेंसेस को जो है वो स्टोर किए हुए होते हैं। नाउ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस क्या है कि इसमें डीएनए की रेप्लिकेशन होगी, आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी। डीएनए की रेप्लिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए की फ़ोटोकॉपी बनती है। डीएनए की तरह का एक और जो है वो मटेरियल बनता है ताकि जब सेल डिवाइड हो तो डिवीजन के बाद दोनों डॉटर सेल्स में जो है वो आपका इक्वल नंबर ऑफ जो अमाउंट है, इक्वल अमाउंट जो है जेनेटिक मटेरियल की वो पास ऑन की जा सके। एंड आरएनए ट्रांसक्रिप्शन जो है वो हमारे पास डीएनए से आरएनए की सिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो आरएनए ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। ये न्यूक्लियस के अंदर हो रहा होता है और ये ट्रांसक्रिप्शन वो पहला स्टेप है जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है। यानी जाहिर सी बात है डीएनए से आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन होगी तो प्रोटीन की सिंथेसिस होगी, प्रोटीन की सिंथेसिस होगी तो सेल जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकेगा। न्यूक्लियोलस हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर वो डार्कली स्टेन्ड एरिया है जहाँ पे हमारे पास आरएनए की सिंथेसिस तो होती है, उसके साथ साथ हमारे पास राइबोसोमल सब यूनिट्स जो हैं वो भी असेंबल होते हैं, बनते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, अब हम न्यूक्लियस हो गया, अब हम मूव करते हैं टू द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है कि हमारे पास पावर हाउस ऑफ द सेल है। इसका जो है वो बेसिक जो फंक्शन है वो हमारे पास रेस्पायरेशन से रिलेटेड है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और एनर्जी से एसोसिएटेड है। इस वजह से हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। इसका नंबर जो है वो वेरी कर सकता है। एंड दिस डिपेंड्स ऑन द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द सेल। अब कुछ सेल्स ऐसे हैं जहाँ पे एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली और हायर अमाउंट में रिक्वायर्ड होगी, तो वहाँ पे नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे और माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ भी जो है वो बड़ा होगा। ऑन द अदर हैंड ऐसे सेल्स जहाँ पे लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे नंबर भी कम होगा और माइटोकॉन्ड्रिया का साइज़ जो है वो भी नॉर्मल होगा या कम होगा। उसके बाद उसने कुछ जो है वो नंबर्स बता दिए हैं कि इस सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर होगा। साइज़ उसी तरह से वेरी करेगी। शेप जो है वो एक फिक्स शेप नहीं होती माइटोकॉन्ड्रिया की। इट डिपेंड्स अपॉन कि मेटाबॉलिक कंडीशन क्या है, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है वो उसकी शेप होती है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें तो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। आउटर मेम्ब्रेन जो होगी वो हमारे पास स्मूथ होगी, इनर मेम्ब्रेन जो होगी वो रफ़ होगी, वो फोल्ड बनाती है और उन फोल्ड से बनने वाला स्ट्रक्चर जो है हम उसको क्रिस्टी बोलते हैं। आउटर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो आउटर मेम्ब्रेन जो है वो उसी तरह से जैसे एक नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। इसी तरह से आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फॉस्फोलिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। उसके साथ साथ हमारे पास
एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है विच इज़ अ टाइप ऑफ लिपिड। फॉस्फोलिपिड भी लिपिड के टाइप है, लेकिन फॉस्फोलिपिड के साथ कोलेस्ट्रॉल भी होता है। इसके साथ साथ हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन पे एक स्पेशल किस्म की प्रोटीन होती है जिसको हम पोरिन प्रोटीन बोलते हैं। ये पोरिन प्रोटीन जो हैं ये क्या काम करती हैं? ये बेसिकली आपकी जो परमिएबिलिटी है ना एक प्रोटीन की कैरेक्टरिस्टिक के, कुछ को आने देगी, कुछ सब्सटेंसेस को या कुछ मॉलिक्यूल्स को इजीली आने देगी, कुछ को चैनल्स के थ्रू आने देगी और कुछ को बिल्कुल ही अलाउ नहीं करती। तो ये जो पोरिन प्रोटीन्स हैं ये आपके जो है वो ऐसे चैनल्स बनाती हैं जो आपके ऐसे मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती हैं टू मूव जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा वो कंसीडरेबली जो होगा वो स्मॉलर होगा दैन द 10,000। इसके साथ साथ हमारे पास आउटर ये आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर लगी हुई जो प्रोटीन्स हैं वो फैटी एसिड्स एंड फॉस्फोलिपिड के सिंथेसिस के लिए जो है वो साइट प्रोवाइड करती हैं या उसकी मशीनरी प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट इज इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ नहीं है जैसे आउटर थी। इसके साथ साथ इट इज़ रिच इन प्रोटीन्स, ठीक है। आउटर में हमने देखा था कि लिपिड का प्रोपोर्शन ज़्यादा था, जबकि इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर हम देख रहे हैं कि प्रोटीन का कंटेंट जो है वो ज़्यादा है। इट कंटेन्स हाई प्रोपोर्शन ऑफ फॉस्फोलिपिड कार्डियोलिपिन, ठीक है। इसमें जो टाइप ऑफ लिपिड है वो कार्डियोलिपिन जो है वो हायर क्वांटिटी के अंदर पड़ी हुई है। जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है वो हाईली सेलेक्टिव है, वो हर सब्सटेंस को अपने अंदर से जो है वो गुजरने की परमिशन नहीं देती। इनर मेम्ब्रेन जो है वो जो फोल्ड्स बनाती है हम उसको क्रिस्टी बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अंडरगो द ड्रामेटिक चेंजेस व्हेन दे स्विच ओवर फ्रॉम रेस्टिंग स्टेट टू अ रेस्पायरिंग स्टेट। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के पास अभी तक कोई काम नहीं है करने को, मतलब रेस्पायरेटरी स्टेट में नहीं गई, तो फिर वो एक अपनी रेस्टिंग स्टेट वाली शेप में होगी। लेकिन जब वो रेस्पायरिंग स्टेज के अंदर जाते हैं या स्टेट के अंदर जाते हैं तो फिर उसके अंदर ये क्रिस्टी के अंदर जो है वो ड्रास्टिक चेंज आता है। और वो चेंज क्या है कि जो इनर मेम्ब्रेन है इज़ नॉट फोल्डेड इनटू क्रिस्टी, रादर इट सेम्स टू श्रिंक, लिविंग अ मच मोर वॉल्यूम इन द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ठीक है। कि जो आपकी इनर मेम्ब्रेन जो फोल्ड्स बना रही थी वो रेस्टिंग स्टेट के अंदर अपीयर होंगे। जब आपकी माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पायरिंग स्टेट के अंदर जाएंगे तो फिर ये जो फोल्ड्स हैं वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाएंगे। और इस तरह से जो इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, जो दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में स्पेस है, वो उसका जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाता है। मैट्रिक्स हमारे पास जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल होगा, सब्सटेंस होगा, वो आपका माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर हमारे पास वो सारे एंजाइम्स होंगे। वो सारे एंजाइम्स जो उस रिएक्शन के लिए इन्वॉल्व होंगे या उस रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे हैं। लाइक आपका क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है, तो क्रेब्स साइकिल के अंदर जितने एंजाइम्स चाहिए वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पड़े हुए होंगे, मैट्रिक्स के अंदर। इसी तरह से फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन जो है वो मैट्रिक्स के अंदर हो रही होती है, तो इसके अंदर जितनी भी एंजाइमेटिक मशीनरी रिक्वायर्ड होगी वो होगा। इसके अलावा हमें ये पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए होता है, वो सेल्फ जो है वो रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, तो फिर उसका जो अपना डीएनए होगा वो पड़ा हुआ होगा मैट्रिक्स के अंदर। फंक्शन की अगर हम बात करें तो फंक्शन जो है वो कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जितने भी एंजाइम होंगे वो उस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पड़े हुए होंगे। फॉर एग्जाम्पल एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो हैं आर लोकेटेड इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ दिस सेल ऑर्गेनेली।
हमें पता है कि हमारे पास ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही है। इसी तरह से क्रेब्स साइकिल के जो एंजाइम्स हैं वो इसके अंदर पड़े हुए होंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है तो इट मीन्स ये जो है वो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होंगे। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर ली जाएगी ताकि एट द टाइम ऑफ नीड जो है उसको सप्लाई किया जा सके बॉडी को। नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमें पता है कि हमारे पास इसी तरह से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, स्टैक्स बने हुए होते हैं आपके मेम्ब्रेनस सैक के, और वो जो स्टैक्स हैं वो कंटिन्यू किए हुए होते हैं फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू द न्यूक्लियर एनवेलप। सेल मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर एनवेलप तक बीच में जितनी भी जगह बचती है वो सराउंडेड होती है या वहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लगा हुआ होता है। ये क्या करता है, सेल की विद इन द सेल जो ट्रांसपोर्टेशन होती है उसमें हेल्प आउट करता है। विद इन द सेल अगर किसी भी सब्सटेंस ने या मॉलिक्यूल ने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होना है तो फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा। ये दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमें नाम से पता चल रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होंगे जिसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं लगा हुआ होगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो होंगे जिसके ऊपर आपके राइबोसोम्स जो हैं वो लगे हुए होंगे। जब राइबोसोम्स लगे हुए हैं तो इट मीन्स वो प्रोटीन की सिंथेसिस के साथ इन्वॉल्व होंगे, जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड के सिंथेसिस के साथ और जो पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस होती हैं प्रोटीन की उसके साथ एसोसिएटेड होंगे। पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशंस जो हैं वो हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद जो प्रोटीन में थोड़ी बहुत चेंजेस लाई जाती हैं, पर्टिकुलरली इन द एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स, यानी वो प्रोटीन्स जिन्होंने सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होना होता है उनमें जो है वो ये मॉडिफिकेशंस ज़रूरी होती हैं ताकि वो उनका सेफ़ एंड साउंड ट्रांसपोर्ट जो है वो पॉसिबल किया जा सके। तो इस पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अपना रोल प्ले करता है। द नेक्स्ट ऑर्गेनेल इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स हमें पता है जिस तरह के सैक्स से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलकर बना हुआ था ना, वैसे ही सैक्स से मिलकर बना हुआ होता है और वैसे ही उसका स्टैक हुआ होता है। यानी स्टैक का मतलब है कि वो जो सैक बना था, वो जो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर था, वो एक दूसरे के ऊपर लगे हुए थे। इसके एग्जांपल इस तरह से है कि आप किसी भी बैंक का या किसी भी उसका ऐड देखते हो तो उसमें आपने देखा हुआ है कि एक कॉइन के ऊपर दूसरा कॉइन लगा हुआ होता है और इस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा कॉलम बनाया हुआ होता है, उसका कॉलम टाइप बनाई हुई होती है पूरे कॉइन्स से। तो इसी तरह से ये जो सैक्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक हुए होते हैं। अब इसके 3 फेजेस होते हैं, एक सिस फेज़ है, एक आपका मीडियन फेज़ है और एक ट्रांस फेज़ है। सिस फेज़ या प्रॉक्सिमल फेज़ वो जगह होगी जहाँ से आपका जो ट्रांसपोर्टिंग वेजिकल है वो एंटर होगा विद इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मीडियन फेज़ वो एरिया होगा, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा जहाँ पे उसकी मॉडिफिकेशन की जाएगी या पैकिंग की जाएगी। और ट्रांस फेज़ वो होगा जब वो पैक होने के बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रिलीज़ कर दिया जाएगा। यही इसका फंक्शन भी था, यही इसका स्ट्रक्चर भी था। नेक्स्ट इज लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हमारे पास जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड और वो वाली ऑर्गेनेली है जिसका फंक्शन जो है वो हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड है। यानी ये वो एंजाइम्स अपने अंदर कैरी किए हुए होता है जो हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। द वर्ड लाइसोसोम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ग्री विच मीन्स लाइसिस। इसका साइज जो है वो 0.4 माइक्रोन होता है और ये हमारे पास एक लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। जैसे हम स्ट्रक्चर नॉर्मल प्रोटीन मेम्ब्रेन का पढ़कर आए हैं वैसा ही ये तमाम एनिमल सेल्स के अंदर जो है वो पाए जाते हैं एक्सेप्ट द एरिथ्रोसाइट्स। जो पीएच है लाइसोसोम्स की वो लोअर होती है दैन दैट ऑफ द साइटोसोल। जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो मोस्टली 5 पीएच पे ऑप्टिमली वर्क करते हैं। मोस्टली जो लाइसोसोम के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स होते हैं वो हाइड्रोलिटिक इन नेचर होते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं।
वाटर की प्रेजेंस में जो है वो ब्रेक डाउन कराते हैं। नेक्स्ट इज पेरोक्सिसोम्स। पेरोक्सिसोम्स हमारे पास उसी तरह से और स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेलीज हैं, इनको हम माइक्रो बॉडीज़ भी बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती हैं। इनका जो डायामीटर है वो 0.5 माइक्रोमीटर होगा। ये हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन जो है वो रिएक्शंस कराते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। इनका फंक्शन ये है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड की मतलब ऑक्सीडेशन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर सेल के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो फिर वो एक डेंजरस लेवल तक चला जाएगा और वो ट्रबल सम होगा फॉर द सेल। इस वजह से जो है उसको टू लेस हार्मफुल शेप के अंदर जो है वो लेकर आना होता है। तो वो जो एंजाइम्स होंगे जो इसकी रिएक्शन में इन्वॉल्व होंगे वो पेरोक्सिसोम्स के अंदर पड़े होते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास पेरोक्सिसोम्स जो हैं वो ऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड्स में इन्वॉल्व होते हैं, पर्टिकुलरली लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स जो हैं वो फैटी एसिड्स जिनकी चेन लेंथ जो है वो लंबी होती है, 18 नंबर ऑफ कार्बन होंगे या मोर देन 18 कार्बन वाली जो फैटी एसिड्स होंगी उसके ऑक्सीडेशन में हेल्प आउट करेंगे। अगली जो ऑर्गेनेली है वो साइटोस्केलेटन है। साइटोस्केलेटन मैंने भी बताया था कि हमारे पास वो फाइब्रस या ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो सारे सेल के अंदर पड़ा हुआ था टू मेंटेन द सेल शेप। ये 3 तरह के हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्रेबेक्युलाई। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो लॉन्ग अनब्रांच्ड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होंगे जिनका डायामीटर जो होगा वो 25 नैनोमीटर होगा। ट्यूबुलिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होंगे। इनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये ट्यूबुलिन प्रोटीन माइटोटिक स्पिंडल जो बनता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस उस में काम करते हैं। मतलब माइटोटिक स्पिंडल में जो है इनका फंक्शन है कि फॉर्मेशन में, उसके साथ साथ हमारे पास इंटरनल स्ट्रक्चर टू द सेल जो है वो प्रोवाइड करते हैं, सेल की शेप को मेंटेन करते हैं। एंड दे आर एसोसिएटेड विद द इनर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सो इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसमेम्ब्रेन सिग्नल्स। नेक्स्ट टाइप जो है साइटोस्केलेटन की वो माइक्रोफिलामेंट्स हैं। ये एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। इनकी शेप जो होती है वो मोर सिलेंड्रिकल होती है और ये भी इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो है वो एसोसिएटेड होते हैं। और ये क्या है, इनका फंक्शन जो है वो क्या है कि दे आर इन्वॉल्व्ड इन द जनरेशन ऑफ फोर्सेस फॉर इंटरनल सेल मोशन, कि सेल के अंदर की जो मोशन होगी उन फोर्सेस की जनरेशन में इन्वॉल्व होंगे। माइक्रोट्रेबेक्युलाई जो हैं ये फ्रेजाइल सेल्स होंगे, ठीक है, और इनका फंक्शन क्या है कि not soluble enzymes are associated or clustered with these structures to form the unstable multi-enzyme complexes. Next is cytoplasm या cytosol। ये हमारे पास वो स्ट्रक्चर है, जेली लाइक मटेरियल है जिसके अंदर सारे जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स जो हम अभी पीछे पढ़कर आए हैं वो इसके अंदर फ्लोट कर रहे होंगे, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंट होता है, जेली लाइक होता है, इसकी विस्कोसिटी जो होगी वो हायर होगी। इसके साथ साथ हमारे पास क्या है कि बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए साइट प्रोवाइड करेगा। जो रिएक्शंस साइटोसोल के अंदर होंगे उनके एंजाइमेटिक मशीनरी प्रोवाइड करेगा। सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन होगा कि जितने भी मॉलिक्यूल्स ने या सब्सटेंसेस ने ट्रांसपोर्ट करना होगा विद इन द सेल वो इस मीडियम के थ्रू करेंगे। इसका कोई अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होता, हाई प्रोटीन कंटेंट होता है इसके अंदर, ठीक है। द एक्चुअल फिजियोकेमिकल स्टेट ऑफ साइटोसोल इज़ पुअरली अंडरस्टूड। मेजर जो रोल है वो इज़ टू सपोर्ट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय सप्लाइंग द कोफैक्टर्स एंड एनर्जी। इसके साथ साथ साइटोसोल के अंदर हमारे पास जो फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं और वो फ्री राइबोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसोम होते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो बात नहीं समझ आएगी वो मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।